एयरपोर्ट में गौरव बाहर आकर सीधे कार में बैठकर तेज रफ्तार पर चलाते हुए जाने लगता है। उसकी कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वह कुछ ही वक्त में सिंघानिया बिला पहुंच जाता है। गौरव कार से निकलकर बहुत ज़्यादा गुस्सा में बिला के अंदर जाता है। वह हॉल पर ज़्यादा ध्यान न देकर सीधे तरुणा देवी के कमरे में जाकर गुस्से से कहता है, आप तक ऐसे ही आदि को दर्द देती रहेंगी आप। तरुणा देवी जो आंखें बंद करके हुए बैठी थी, वह आंखें खोलकर गौरव को देखने लगती हैं। हाल में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बस विकासा जी और अर्जुन ही थे। गौरव को ऐसे तरुणा देवी के कमरे में जाता देख दोनों भी कमरे में पहुंच जाते हैं। गौरव तेज आवाज़ में कहता है, क्या आप कभी आदि को खुश नहीं देख सकती? तरुणा देवी से गौरव का यूं तेज आवाज़ में बात करना अर्जुन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वह कहता है, गौरव अपनी हद में रहो। गौरव गुस्से से अर्जुन को देखते हुए कहता है, नहीं रहूँगा मैं अपनी हद में। कब तक मैं अपनी हद में रहूँ? सिर्फ आप लोगों की वजह से हर बार आदि दर्द में जीता आया है। वो दर्द आपने नहीं देखा है, सिर्फ मैंने देखा है। तरुणा देवी बीच में ही कहती हैं, क्या हुआ है गौरव? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? गौरव झूठी सी मुस्कान को लिए हुए कहता है, क्या हुआ है? सीरियसली दादी, आप अब मुझसे यह पूछ रहे हैं? वहाँ पर मेरा दोस्त दर्द से तड़प तड़प कर मर रहा है और आप कह रही हैं क्या हुआ है? तरुणा देवी असमंजस और फिक्र लिए हुए कहती हैं, क्या हुआ है आदि को? गौरव तरुणा देवी से नाराज़गी से कहता है, आप सच में आदि की फिक्र करती हैं या फिर दिखावा करती हैं? अर्जुन गुस्से से चिल्ला पड़ता है, गौरव जवान संभाल कर बात कर। गौरव अर्जुन को गुस्से से घूरने लगता है। अर्जुन भी गौरव को गुस्से से ही देख रहा था। तभी तरुणा देवी अर्जुन से कहती हैं, अर्जुन आप चुप रहिए। गौरव को जो बोलना है उन्हें बोलने दीजिए। अर्जुन गौरव से नज़रें फेर लेता है। विकासा जी गौरव के पास जाकर उसे देखते हुए कहती हैं, गौरव आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और आदि कहाँ है? गौरव विकासा जी से नज़रें फेर कर अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, वहीं जहाँ आप सबने उसे बचपन से भेजा है, अकेलेपन में, दर्द में। बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ, हर पल आप सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। आखिर किस लिए? बस एक ही बीमारी की वजह से। आप सबको पता भी है उसे कितनी तकलीफ़ होती है जब आप उससे ये कहती हैं कि उससे दूर रहें। हमेशा आपने उसके आँखों के सामने अनुज और अर्जुन को प्यार किया है, उनसे प्यार से बात की, लेकिन कभी आपने आदि से कोई बात नहीं की और ना ही कभी कोशिश की। क्या आप भूल गई थीं कि आदि भी आपका बच्चा है? उसे भी आप सब लोगों के प्यार की ज़रूरत है। गौरव की बातों को सुनते हुए ही विकासा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सच तो यही था ना कि उसने कभी भी आदित्य से बचपन से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। गौरव तरुणा देवी को देखते हुए कहता है, और आपने आदि से बात तो की, उसे प्यार तो दिया,
लेकिन उसके करीब कभी नहीं रही, उसके ख्वाहिशों को कभी नहीं पूछा। आदि को परिवार से दूर हॉस्टल में भेज दिया। क्या उसे हक नहीं था आपके साथ रहे, अपने परिवार को देखते हुए बढ़े? लेकिन नहीं, आपने बस अपनी मर्जी थोपकर उसे परिवार से दूर कर दिया। तरुणा देवी यह सुनकर अपनी गिरद से नज़रें झुका लेती हैं। गौरव तीनों को एक नज़र देखता है। अर्जुन शांत खड़ा था। विकासा जी के आंखों में आंसू थे और तरुणा देवी गिरद से नज़रें झुकाए हुए खड़ी हुई थी। गौरव सबसे नज़रें फेर कर कहता है, आप सबने उसे अपने किस्मत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसे बस यही लगने लगा कि उसके किस्मत में सिर्फ और सिर्फ अकेलापन लिखा है। आप सबको पता भी है, जब उसकी अकेलेपन रहने की वजह ख़त्म हो गई तब वह बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे अपना पूरा परिवार मिलेगा, उसे भी प्यार मिलेगा, वह कभी अकेला नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त किस्मत ने उसे और ज़्यादा डरा दिया। कहते हुए गौरव एकदम से रुक जाता है और विकासा जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेता है। विकासा जी नम आँखों से गौरव को देखती हैं तो गौरव कहता है, आंटी, आपको तो याद होगा कि आदि जब ठीक होकर वापस आया था तब आप गले लगने के लिए आगे बढ़ी थी ना? लेकिन उसने अपने कदम पीछे कर लिए। वो आपके गले लगना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही किस्मत ने उसे डरा दिया था। जब वह वापस आ रहा था तब उसने आपको रोड पर देखा। आपको देखते ही वह खुश होकर कार से उतरकर आपको आवाज़ देने लगा। आप उसकी आवाज़ सुनकर पीछे की ओर पलटने ही वाली थीं कि तभी एक ट्रक आपकी तरफ तेज़ी से आकर आपकी जान लेने वाली थी, लेकिन किसी ने आपको बचा लिया। उस वक्त आदि के अंदर में एक डर बैठ गया कि अगर वह आप सबके करीब गया तो आप सबके लिए नुकसान होगा। इसी की वजह से उसने अपने कदमों को पीछे ले लिया। गौरव विकासा जी का हाथ छोड़कर पीछे होते हुए कहता है, इतना ही नहीं, उसने फिर एक बार किस्मत से लड़कर अंकल जी के पास करीब जाना चाहा, लेकिन उसी वक्त अंकल पर हमला हो गया और फिर उनके सीने पर गोली लग गई। उस वक्त अंकल जो मरते मरते बचे थे ना, उससे आदि पर बहुत बड़ा असर पड़ा। वह अपनी किस्मत से लड़ने लगा था। उसके बाद से ना ही आदि ने किसी के करीब जाने की कोशिश की थी और ना ही कभी किसी को अपने करीब कभी भी आने दिया। गौरव फिर से एक बार तरुणा देवी की तरफ देख कर कहता है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने मर्जी थोपकर आदि की शादी करवा दी। वो भी भाभी को कभी अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आपकी एक जिम्मेदारी ने उसे भाभी के साथ रिश्ता बनाने पर मजबूर कर दिया। आपकी बात वो कभी टाल नहीं सकता, इसीलिए आदि भाभी के साथ रिश्ता रखने के लिए मान गया। बीते वक्त के साथ आदि को भाभी की आदत लग गई। आदि ने हर तरह से भाभी को अपना लिया था, लेकिन कहते हुए गौरव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो एकदम गुस्से से तेज आवाज़ में कहता है,
आदि की वजह से भाभी को दर्द मिलेगा। यह सब बोलकर आप सब लोगों ने उसको फिर से एक बार डर को जिंदा कर दिया। तरुणा देवी यह सब सुनकर एकदम से चौंक जाती हैं। वह हड़बड़ाते हुए कहती हैं, पर हमने तो ये बात आदि से कही ही नहीं है। गौरव बीच में ही बोलता है, कहा नहीं था, पर सुना तो था ना। आदि ने हमारी बात सुन ली। तरुणा देवी के कहे शब्दों को सुनकर गौरव उनसे नजरें हटा लेता है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, बचपन ने आपने डॉक्टर के कहने पर आदि को दूर कर दिया, और आज जब वह अपनी ज़िंदगी के खुशी के पल को जी रहा था तो आपने किसी पंडित की बात बताकर उसे उसकी खुशियों से दूर कर दिया। आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या कहा था जो आप सब यह चाहते हैं कि भाभी आदि के साथ ना रहे। तरुणा देवी गौरव को देखकर कहती हैं, आदि की ज़िंदगी में उस लड़की के सिवाय अगर किसी ने उसके साथ ज़िंदगी बिताई तो जो दर्द आदि ने सहा है वो उसके बच्चे को भुगतना पड़ेगा, और बच्चे से दूर होने का दर्द किसी भी माँ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। गौरव असमंजस में कहता है, किस लड़की की बात कर रही हैं आप? तरुणा देवी झट से कहती है, वही लड़की जिसने आदि के ज़िंदगी के अकेलेपन और दर्द को ख़त्म कर दिया। वही लड़की जिसने आदि की बीमारी को ठीक कर दिया है। यह सुनकर तो जैसे गौरव को एक राहत की सांस मिलती है। वह थोड़ा सा तेज आवाज़ में कहता है, वो लड़की भाभी ही हैं जिसने आदि को उस वक्त दर्दों से दूर किया था। वो खुद भाभी ही थी जिसके छूने से आदि को कुछ भी नहीं हुआ था। यह सुनकर तो अब तीनों एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी अर्जुन कुछ सोचते हुए कहता है, मैंने तो खुद इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि उस लड़की का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। गौरव एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, झूठा था वो इन्फॉर्मेशन। आदि ने ही भाभी की इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया था, क्योंकि आप सबको उस लड़की का चेहरा नहीं पता था जो कि भाभी खुद थी। तरुणा देवी एकदम असमंजस में कहती हैं, लेकिन आदि ने ऐसा क्यों किया? तरुणा देवी को देखकर गौरव कहता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वह कभी नहीं चाहता था कि आप किसी लड़की के मर्जी के बगैर आदि के साथ रिश्ते में जोड़ें। वैसे आदि का डर भी सच ही था। आप सच में यही करती, अपने रुतबे से लड़की के मर्जी के बगैर उसको आदि के साथ जोड़ देती। हर वक्त तो बस आप अपनी मर्जी ही तो चलाती हैं। आपके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। अपने दोस्त के दर्द को देखकर गौरव तरुणा देवी को इतना कुछ बोल देता है जो उसने सालों से देखा था, लेकिन आज तक बोलने की हिम्मत ना कर सका। घर पर तरुणा देवी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन आज गौरव ने ये सब कर तरुणा देवी को यह एहसास तो दिला ही दिया था कि उसने परिवार पर अपनी मर्जी चलाकर कितनी बड़ी गलती की है। गौरव, अगर आप सबने कभी आदि को दूर किया ही ना होता ना, तो वो अपनी किस्मत से डरता और ना ही ऐसे अपनों से दूर भागता। वजह आप सबने दी
और अब शिकायत भी आप सभी कर रहे हैं। अगर आदि ने आप सबको नहीं अपनाया तो यह सिर्फ आप लोगों की ही गलती है। कहते हुए गौरव सबको एक नज़र देखता है और फिर वह कमरे से बाहर की ओर निकल जाता है। उसके जाते ही तरुणा देवी धम्म से एकदम कुर्सी पर बैठ जाती हैं। वहीं विकासा जी जहाँ पर खड़ी थीं वहीं पर आदित्य के दर्दों को सुनकर एकदम से गिर जाती हैं। अर्जुन विकासा जी को संभालता है और उनके पास ही बैठ जाता है। विकासा जी की आंखों से आदित्य के इतने दर्द भरे जिंदगी को सुनकर आंसू बहते ही जा रहे थे। गौरव अपने कदमों को बढ़ाते हुए आदित्य की कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर देखता है जहां दिव्या अब भी वैसी की वैसी आंखें खोले हुए बैठी थी। उसके साइड में रूमी बैठी दिव्या को कुछ खाने के लिए कह रही थी। रूही और रूहानी भी वहां बैठी हुई थी। गौरव अंदर जाकर दिव्या के सामने बैठ जाता है। जैसे ही रूमी की नज़र गौरव पर पड़ती है उसकी धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वह गौरव के चेहरे को देखने लगती है। वहीं गौरव सिर्फ दिव्या को ही देख रहा था। जब रूमी छोड़कर गई थी उसको भी यही हाल हो गया था। उस वक्त आदित्य ने उसे संभाला था। गौरव अपने हाथ बढ़ाकर दिव्या के हाथ को पकड़ लेता है जिसका दिव्या पर कोई भी असर नहीं होता। गौरव को भी यह पता था कि अगर दिव्या की हालत को कोई सुधार सकता है तो वो था सिर्फ आदित्य। गौरव अपनी जगह से उठकर सीधे कमरे से निकल जाता है। वह सीढ़ियों से उतरने ही वाला था कि रूमी उसे आवाज़ देती है, आप कहाँ जा रहे हैं? गौरव पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दिल में दर्द सा उठता है। रूमी में आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी थी। गौरव रूमी के पास जाता है तो रूमी कहती है, प्लीज़ भाभी को ठीक कर दीजिए ना आप, हमसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही है। गौरव एकटक रूमी के बहते आंसुओं को ही देख रहा था। वह अपने हाथों को बढ़ाकर रूमी के आंसुओं को पोंछता है और उसे सीने से लगा लेता है। गौरव के सीने से लगते ही रूमी फूट फूट कर रोने लगती है। गौरव अपने हाथों से उसके बालों को सहलाता है। काफ़ी देर तक आंसुओं को बहाते रहने के बाद रूमी बिल्कुल चुप होकर गौरव के सीने पर ही लगी रहती है। गौरव नज़रें झुकाते हुए रूमी को देखता है जो आंखें बंद किए हुए गौरव को ही महसूस कर रही थी। गौरव बहुत नरमी से रूमी से कहता है, तुम भाभी के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। रूमी यह सुनते ही गौरव से अलग होती है तो गौरव उसके गालों पर हाथ रख कर कहता है, तुम्हारे कोख में एक बच्चा है, उसका भी ख्याल रखो, ऐसे भूखे मत रहो। रूमी हैरानी से गौरव को देखती है क्योंकि गौरव बिल्कुल सही कह रहा था। उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। गौरव रूमी के गालों से हाथ हटाकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला जाता है। रूमी बस गौरव को जाता हुआ ही देख रही थी। तभी अर्जुन आकर कहता है, रूमी, गौरव सही कह रहे हैं, तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। जाओ कुछ खाना खा लो।
रूमी अनुज को देखकर कहती है, क्या आपने कुछ खाया? अनुज बिल्कुल चुप हो जाता है। तो रूमी कहती है, आपने नहीं खाया। रूही और रूहानी दीदी ने भी कुछ नहीं खाया। रूहान भाई ने भी नहीं खाया। यहाँ तक भाभी ने भी नहीं खाया। तो मैं कैसे खा लूँ? अनुज अपने आंसुओं को छुपाते हुए रूमी को पीट करके खड़ा होकर सख्ती से कहता है, रूमी तुम प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा बहस मत करो और जाओ जाकर खा लो। कहते हुए अनुज एक सर्वेंट को जोर से आवाज़ देता है और उसे रूमी को लेकर जाने के लिए कहता है। अनुज अब कमरे में आकर दिव्या के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और शिकायत भरे लफ्ज में कहता है, भाभी आप बहुत बुरी हैं। आपने हमसे कल से कोई भी बात नहीं की है। आपको तो पता है ना कि हमें आपसे कितना बात करने का मन करता है और आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अगर अभी आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। अनुज की शिकायत को सुनकर रूही और रूहानी रोने लगती हैं। वहीं दिव्या का कोई रिएक्शन न देने से अनुज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह दिव्या के गले लगकर रोने लगता है। वह रोते हुए ही कहता है, भाभी प्लीज़ ऐसे चुप मत रहिए ना। हमसे आपकी ऐसी चुप्पी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। रात के वक्त करीब 9 बजे सिंघानिया विला में तेज रफ्तार में कार आकर रुकती है। कार का दरवाज़ा एक झटके के साथ खोलकर आदित्य बाहर आता है। दिव्या की हालत जानकर आदित्य 1 मिनट भी रुक नहीं पाया और सीधा यहाँ चला आया। आदित्य दौड़कर विला के अंदर जाता है। उसके कदम तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे और दिल बस बेचैन हुए ही जा रहा था। आदित्य बढ़ते कदम के साथ कमरे के सामने पहुंच जाता है। दरवाज़ा खुला था और दिव्या अब भी आंखें खोले बेजान सी बैठी हुई थी। गौरव ने सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया था, इसलिए इस वक्त दिव्या के साथ कोई भी नहीं था। दिव्या को ऐसी हालत में देखकर आदित्य के कदम वहीं पर ही रुक जाते हैं। उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वह कमरे के अंदर जाए। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है, लेकिन उसी वक्त गौरव आकर उसके पीछे गए हुए कदमों को रोक लेता है। आदित्य गौरव को देखने लगता है तो गौरव ना में सिर हिलाते हुए कहता है, तू ऐसे पीछे नहीं हट सकता। तेरे सिवाय भाभी को कोई भी ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं। उसके माँ पापा के मरने के समय जो उन्हें सदमा लगा था, आज तुझसे दूर जाने की बात से ही उन्हें सदमा लगा। आदित्य गौरव से नज़रें हटाकर दिव्या को देखता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है। आदित्य कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। आदित्य दिव्या को देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। आदित्य दिव्या के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें देखने लगता है। पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। दिव्या का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। किसी होने का तो दिव्या को एहसास था, लेकिन आँख खुलकर भी उसे यह पता नहीं था
कि उसके पास कौन बैठा है। आदित्य दिव्या के एक हाथ को पकड़ लेता है। आदित्य के छुअन के एहसास से ही दिव्या के आंखों में से आंसुओं की बूंदें गालों पर लुढ़कने लगती हैं। अब दिव्या को पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसके सामने कौन है। आदित्य अपने दोनों हाथों से दिव्या के हाथ को पकड़ लेता है और अपने ओंठों से उन हाथों को चूम कर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। आदित्य का आवाज़ सुनकर जैसे दिव्या को होश आ जाता है। वह सीधे आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। दिव्या को रोता हुआ देखकर आदित्य उसे कसते हुए पकड़ लेता है। इस वक्त आदित्य की आंखों में भी नमी हो चुकी थी। दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य दिव्या को संभालते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगता है। कुछ वक्त बाद आदित्य को कोई हलचल महसूस नहीं होती और ना ही दिव्या की आवाज़ आती। आदित्य दिव्या को देखता है जो रोते रोते ही सो चुकी थी। आदित्य दिव्या को अच्छे से लेटाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करके दूर जाने को होता है कि दिव्या उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य दिव्या के चेहरे को देखता है जो नींद में भी बेचैन दिख रही थी। दिव्या के डर को महसूस करते हुए आदित्य दूर न जाकर उसी साइड में लेटकर दिव्या को अपने ऊपर करके कसकर गले लगा लेता है। आदित्य के ऐसा करते ही दिव्या के चेहरे पर सुकून दिखने लगता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही आदित्य के चेहरे पर पड़ती है, वह अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही उसके सामने दिव्या का चेहरा दिखता है। आदित्य दिव्या के चेहरे को छूने लगता है। आदित्य के छूते ही दिव्या अपनी आंखें खोलती है। आदित्य दिव्या की आंखों में देखने लगता है। दिव्या आदित्य की आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, कितना विश्वास किया था ना मैंने आप पर, हमारे रिश्ते पर, लेकिन आपने। इतना कहते हुए दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य उठकर बैठ जाता है और दिव्या के आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही दिव्या उसके हाथों को पकड़ लेती है। दिव्या बेड पर उठकर बैठ जाती है। दिव्या आदित्य के हाथों को छोड़कर अपने आंसुओं को खुद पोंछती है और कहती है, ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कल भी आप सिर्फ मजबूरी में ही मेरे करीब आए, पर अब मैं आपको और मजबूर नहीं करूँगी। आदित्य को यह अच्छी तरह से पता था कि दिव्या इतनी जल्दी तो उसे माफ़ नहीं करने वाली थी, इसलिए वह चुपचाप दिव्या की बातों को सुन रहा था। दिव्या आदित्य को एक नज़र देखकर कहती है, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती, इसलिए आप हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे भी यही लगा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सब आपने इसलिए कही थी क्योंकि आपको मेरे साथ रिश्ते में रहना ही नहीं था। वह सब कही बातें बस दूर रहने का एक बहाना था। दिव्या अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए कहती है, अगर रिश्ते में रहना ही नहीं था
तो इतने करीब क्यों आए आप? आपने मुझे ये विश्वास क्यों दिलाया कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे? मैंने तो आपसे कभी भी नहीं कहा था कि आप इस रिश्ते को निभाइए, मेरे करीब आइए। एक झूठी तसल्ली क्यों दी है आपने? खुद की आदत क्यों लगने दी मुझे? आदित्य अपने 1 महीने के दिए दर्दों को दिव्या की आंखों पर देख पा रहा था, जो उसके लिए भी आसान नहीं था। दिव्या साइड में रखा टेबल से वह गिफ्ट उठाती है जिसे आदित्य के साथ मॉल में खरीदा था। वह उस गिफ्ट को देखते हुए कहती है, आपको याद है ना, जब हमारे कॉलेज में पहली तकरार हुई थी, आपने मुझे इसी तरह से पकड़ा हुआ था। उस वक्त हम एक दूसरे के बिल्कुल अनजान थे। बहुत साल हो गए हैं इस पल को, लेकिन वो मुलाकात अब भी मेरे लिए बहुत ही मायने रखती थी, क्योंकि उस मुलाकात में आप मुझे मिले थे। इतना बोलते ही दिव्या उस गिफ्ट को जोर से फेंक देती है। गिफ्ट नीचे गिरकर टूटकर बिखर जाता है। कांच के होने की वजह से वह टूटकर चकनाचूर हो जाती है। दिव्या रोते हुए कहती है, लेकिन अब उस मुलाकात का कोई भी मतलब नहीं है। सब कुछ बस एक झूठ था। आपसे मेरी मुलाकात झूठ थी, आपके साथ मेरा रिश्ता भी झूठा था। आप झूठे थे, आपकी सारी बातें झूठी थीं। आदित्य खड़ा होकर दिव्या के करीब आने के लिए कोशिश करता है कि दिव्या अपना हाथ दिखाकर जोर से चिल्लाती है, वहीं रुक जाइए, मेरे करीब मत आइएगा। अब मुझे आपके करीबी से घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती मुझे रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। दिव्या अपनी जगह से उठकर आंसुओं को पोंछकर डिवोर्स पेपर को उठाकर देखते हुए कहती है, अब तो हम लीगली अलग हो चुके हैं, तो अब साथ में रहने का क्या मतलब? कहकर दिव्या को पेपरों को बेड पर रखती है और फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी आदित्य कहता है, लीगली तो हम तब अलग होंगे ना, जब ये पेपर सच्चे होंगे। ये पेपर नकली हैं, मैंने तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं दिया है। यह सुनते ही दिव्या के कदम रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर आदित्य को देखती है। कुछ देर तक तो वह वैसी ही देखती रहती है, फिर दर्द भरी मुस्कान लिए कहती है, भले ही ये पेपर नकली हैं, लेकिन इरादा तो मुझसे दूर रहना ही था। भले ही आपने मुझे डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो की है ना। आदित्य अब कुछ भी नहीं बोलता। दिव्या वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आदित्य बस उसे जाता हुआ देखते रहता है। आदित्य दिव्या के फोटे हुए गिफ्ट को जाकर उठाता है, जो अब बिल्कुल अलग हो चुके थे। उन टुकड़ों को उठाकर एक बॉक्स में रखकर अपने कबर्ड में रख देता है और फिर वह बालकनी की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में दिव्या रेडी होकर बाहर आती है। आईने के सामने खड़े होकर वह खुद को देखने लगती है। दिव्या ड्रेसिंग टेबल पर रखा सिंदूर और मंगलसूत्र को एकटक देखने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। दिव्या पति पत्नी में भले जितने भी झगड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी भी अपनी मांग को सुनी नहीं रखते, गले को कभी खाली नहीं रखते, क्योंकि यह सुहाग की निशानी
होती है और जब सुहाग की निशानी नहीं रहती तो सुहाग के जान पर खतरा पड़ सकता है। यह सब याद आते ही दिव्या बालकनी की तरफ देखती है जहाँ पर आदित्य उसकी तरफ ही चेहरा करके खड़ा था। आदित्य एकटक दिव्या को ही देख रहा था। दिव्या आदित्य से नजरें फेर कर ड्रेसिंग टेबल से मंगलसूत्र को उठाती है और पहन लेती है। उसके बाद सिंदूर को उठाकर अपने मांग में भर लेती है। आदित्य बालकनी से अंदर आता है। दिव्या ड्रेसिंग टेबल से हटकर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य वॉशरूम से रेडी होकर बाहर आता है। तब देखता है कि विकासा जी दिव्या के लिए नाश्ता लेकर आई थी। विकासा जी दिव्या को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। वहीं दिव्या बस चुपचाप खा रही थी। वैसे तो वह पहले उन्हें मना कर रही थी, लेकिन विकासा जी के प्यार भरी डांट से वह खाने लगती है। घर में अब तक सबको पता चल चुका था कि आदित्य वापस आ चुका है और दिव्या ठीक हो चुकी है। दिव्या उस वक्त आदित्य की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसका असर उसके सीधे दिल पर पड़ चुका था। लेकिन आदित्य के छुअन के एक एहसास से ही दिव्या का खुलकर दर्द बाहर आ गया था, जिससे दिव्या अब नॉर्मल हो चुकी थी। दिव्या की आंखें जब आधी रात को खुली थीं, तब वह देखती है कि वह आदित्य के ऊपर लेटी हुई है। आदित्य उसके बहुत ज़्यादा करीब होकर सुकून से सो रहा था। दिव्या अपने हाथों से आदित्य के चेहरे को छूती है, लेकिन अचानक ही उसे आदित्य का भेजा हुआ डिवोर्स पेपर याद आने लगता है, तो वह अपने हाथों को पीछे कर लेती है। उसे बस यही लगने लगा था कि आदित्य अब भी उससे बस दूर होना चाहता है। आदित्य वहीं खड़ा होकर दिव्या को खाते हुए देखते रहता है। दिव्या भले ही नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन मुस्कुराहट उसके होठों से छीन चुकी थी। विकासा जी दिव्या को पूरा नाश्ता करवाती हैं और दिव्या के गाल पर अपने हाथ रखकर विकासा जी कहती हैं, अपना ख्याल रखिए दिव्या। दिव्या बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। विकासा जी ट्रे को उठाकर जाने को होती हैं कि सीधे उनकी नज़र आदित्य पर पड़ती है, जो एकटक बस दिव्या को ही देखे जा रहा था। आदित्य को देखते ही विकासा जी को गौरव की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिसे याद करते ही उनकी आंखें नम सी हो जाती हैं। लेकिन आदित्य का सारा ध्यान तो सिर्फ दिव्या पर ही था। विकासा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ही अर्जुन, अनुज, रूहान, गौरव, रूही और रूहानी कमरे में आते हैं। उन सभी को देखकर आदित्य बालकनी की तरफ चला जाता है। दिव्या सभी से मिलती है। अनुज तो दिव्या को वैसे देखकर इतना ज़्यादा खुश था कि दिव्या से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिव्या सबसे मिलती तो है, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं थी, जिसे सभी नोटिस कर लेते हैं। कुछ ही देर में सभी कमरे से निकल जाते हैं। उनके बाहर जाते ही आदित्य बालकनी से अंदर आता है। उसे देखते ही दिव्या उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। आदित्य दिव्या को जाता देख
एक गहरी सांस लेता है। तभी गौरव दिव्या को देख कर कमरे के अंदर जाता है और आदित्य को देख कर कहता है, क्या भाभी नाराज हैं? आदित्य दरवाजे की तरफ देख कर कहता है, बहुत ज़्यादा। इतना बोलते हुए आदित्य सोफे पर जाकर बैठ जाता है। गौरव भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य गहरी सांसों को छोड़ते हुए कहता है, उसके विश्वास को मैंने तोड़ दिया। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मैंने कर दिया। अब उसे फिर से लगने लगा है कि मैं हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, उससे दूर जाना चाहता हूँ। गौरव आदित्य की बातों को सुनता है और कहता है, तुझे उसे बताना चाहिए था ना कि राखी तू उससे दूर क्यों हुआ था। आदित्य सिर झुकाए हुए ही कहता है, बहुत जिद्दी है यार, वो ऐसे नहीं मानेगी। गौरव आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या मैं कोशिश करूं? आदित्य गौरव को देखता है, फिर कुछ देर बाद हाँ में सिर हिला देता है। गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत प्यार करता है ना तू भाभी से। गौरव के सवाल पर आदित्य उसे कोई भी जवाब नहीं देता। गौरव कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उठकर जाने लगता है कि तभी आदित्य कहता है, ज़्यादा रोते हुए बहस करे तो उससे कुछ भी मत बोलना। गौरव पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है तो आदित्य कहता है, मैं उसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके आँखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं। गौरव कुछ देर तक आदित्य को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए नीचे चला जाता है। वह हर जगह दिव्या को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे दिव्या कहीं नहीं मिलती। आखिर में गौरव विला के बाहर जाता है, जहाँ पर दिव्या छाया से बहस कर रही थी। छाया अपना फ़ोन निकाले कह रही थी, मैम हम आपको सर के बिना परमिशन के बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते। दिव्या गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना कि मैं बाहर जाऊंगी, मतलब मैं जाऊंगी ही। मुझे इस घर में घुटन हो रही है। आखिरी शब्दों को सुनते ही गौरव को समझ में आ जाता है कि दिव्या क्या चाहती है। गौरव आदित्य को कॉल करता है। आदित्य कुछ ही पल में बाहर आता है। आदित्य को देखते ही छाया अपनी नज़रें झुका लेती है। दिव्या छाया को शांत देखकर पीछे मुड़ती है। जैसे ही वह आदित्य को देखती है, अपना मुंह फेर लेती है। आदित्य दिव्या के पास जाकर कहता है, अगर तुम्हें कहीं भी जाना है तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। दिव्या एकदम गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, लुक मिस्टर आदित्य सिंघानिया, मुझे आपकी इतनी मेहरबानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तो आदित्य के साथ साथ छाया और गौरव भी हैरानी से दिव्या को देखने लगते हैं। आज पहली बार दिव्या ने आदित्य का पूरा नाम लिया था। आदित्य छाया को इशारे से जाने के लिए कहता है। छाया के जाते ही आदित्य गहरी सांस लेते हुए दिव्या से कहता है, तुम जा सकती हो, लेकिन बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे। कहकर आदित्य वहाँ से जाने लगता है कि दिव्या कहती है, मैं यहाँ से अकेले ही जाऊँगी, मुझे किसी बॉडीगार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़ास के
आपके बॉडीगार्ड की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आदि फिर कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, तुम जा सकती हो, कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। यह सुनते ही दिव्या कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और तेज रफ्तार में चलाते हुए गाड़ी को विला के मेन डोर से बाहर निकल जाती है। आदित्य गौरव को देखता है तो गौरव भी अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तार में निकल जाता है। उसके साथ ही आदित्य भी कार में बैठकर उसके पीछे चला जाता है और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी भी जाने लगती है। दिव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसने अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ दिया था। दिव्या के आंसू गालों से होते हुए नीचे की ओर बह रहे थे। दिव्या के सामने आदित्य के साथ बिताए हुए हर एक पल घूमने लगते हैं, जिससे उसकी तकलीफ एकदम बढ़ती ही जा रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितना उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, दिव्या की कार की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। वह अब तक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं थी। दिव्या की इतने स्पीड कार ड्राइव करने से आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही पल में दिव्या एक सुनसान सी सड़क पर कार को रोकती है और बाहर आकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। आदित्य की कार भी कुछ दूरी पर रुक जाती है। वह ऐसी जगह पर कार रोकता है जहां से दिव्या उसे बिल्कुल भी ना देख पाए। आदित्य दिव्या को जैसे ही रोते हुए देखता है, जोर से कार के शीशे पर हाथ मार देता है, जिससे शीशा टूटकर बिखर जाता है और आदित्य के हाथों पर कई सारे कांच चुभ जाते हैं। फिर भी वह अपने हाथ पर ध्यान न देकर दिव्या को देखता रहता है। रॉकी फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आदित्य के हाथों को पट्टी करने लगता है, क्योंकि आदित्य का ध्यान सिर्फ और सिर्फ दिव्या पर था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता। इधर दिव्या रोते हुए जोर से चिल्लाती है, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? दादी के जाने के बाद एक आप ही तो थे जिसने मेरा हाथ थामा, हमेशा साथ रहने का वचन दिया था, लेकिन सब कुछ एक झूठ था। आपने मुझसे झूठ कहा कि आप मेरे साथ रहेंगे। क्यों मुझसे झूठ कहा है आपने? दिव्या अपने दर्दों को सुनसान सड़कों को बता रही थी कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। दिव्या पीछे पलटकर देखती है तो यह गौरव था। गौरव को देखते ही दिव्या उठती है और फिर पीछे होते हुए कहती है, हर बार की तरह आज भी उन्होंने झूठ कहा ना। मुझे अकेले वक्त बिताने का हक भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। गौरव आगे बढ़कर दिव्या के हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। दिव्या जहां पर बढ़ रही थी उस तरफ खाई थी। दिव्या एक झटके से अपने हाथ को छुड़ाती है। गौरव बहुत नरमी से कहता है, भाभी प्लीज़ आप चलिए, हम बैठकर बात करते हैं। दिव्या गौरव पर भड़कते हुए कहती है, हमें कहीं भी नहीं जाना है और हमें किसी से कोई बात भी नहीं करनी है, हमें बस अकेला छोड़ दीजिए। गौरव लाचारी से दिव्या को देखने लगता है। वह फिर एक बार दिव्या को समझाते हुए कहता है, भाभी दोस्त के नाते से तो आप हमसे बात कर सकती हैं ना, प्लीज़ एक बार बात तो कर लीजिए। दिव्या देखती है
कि रोड के दूसरे साइड पर बेंच लगा हुआ था। दूसरी तरफ जाकर वह बेंच पर बैठ जाती है। गौरव एक राहत की सांस लेते हुए दिव्या के पास जाकर बैठ जाता है। गौरव दिव्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए देखकर कहता है, भाभी, आप जैसा सोच रही हैं वह सब गलत है। आदि जानबूझकर आपको छोड़कर नहीं गया था और ना ही अपनी मर्जी से गया था। दिव्या गौरव का हाथ जोर से झटक देती है और कहती है, दोस्त है ना आपके, तो तरफदारी भी आप उनकी ही करेंगे ना। गौरव जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं भाभी, मैं किसी की वफादारी या तरफदारी नहीं कर रहा। अगर आदि मेरा दोस्त है तो आप भी तो मेरी कुछ लगती हैं ना। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। दिव्या बिल्कुल चुप होकर सामने देखने लगती है। गौरव भी सामने देखते हुए कहता है, इन 1 महीनों में जितने दर्द में आपको हुआ है उससे दूर होने का उससे कई गुना दर्द आदि ने भी महसूस किया है। वह 1 महीने पहले मेरे पास आया था। आपको पता है, उस पल से ना तो वह कुछ खाता था और ना ही बात करता था। बस आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी मुस्कुराहट के देखते रहता था। कहते हुए गौरव दिव्या को हर एक बातों से रूबरू कराता है। गौरव की बातों को सुनकर दिव्या ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस सामने देखती रहती है। गौरव आदित्य के दर्द को महसूस करते हुए कहता है, अगर आपके दर्द और तकलीफ की बात ना आई होती तो आदि आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाता। आदि अपना दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपके दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी जब मैंने उससे कहा कि मैं भाभी से बात करता हूँ तो पता है उसने क्या कहा। दिव्या नम आँखों से गौरव को देखते हुए बोलने का इशारा करती है तो गौरव कहता है, उसने कहा है कि अगर आपने ज़्यादा रोते हुए बहस किया तो मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। उसने कहा है कि वह आपकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपके आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए दोनों के बीच का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। अब उस जगह को धीरे धीरे अंधेरा घेर रही थी। सूरज डूब चुका था। पंछियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी।